पत्थर के ज़माने और हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शेर तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि पुराने वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। मैंने इस शेर में थोड़ी सी तरमीम कर दी है। पत्थर के ज़माने के हैं हम लोग, हमें कुछ ना कहो। दरअसल बात यह है कि जनवरी सन 2020 के शुरू होती मेरे पास माशाल्लाह मेरे अपने बेटे, बहुएँ, बेटी, दामाद, नवासा नवासी, पोते पोतियों के अलावा बहन भाइयों और उनके बच्चों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के पैगामात आना शुरू हुए। सालगिरह तो कभी भूले भटके बचपन और जवानी में नहीं मनाई, तो अब क्या मनाएंगे। नहीं, मैं ज़रा पीछे होके बैठ जाती हूँ। सालगिरह तो कभी भूले भटके बचपन और जवानी में नहीं मनाई, तो अब क्या मनाएंगे। अगर कभी बच्चे जिद करके केक ले आए तो और बात है, क्योंकि ख़ास तौर से लड़कों की तारीख पैदाइश के मामले में तो लाजमी 2-3 साल ऊपर नीचे किए जाते थे कि ताकि सरकारी नौकरी में उम्र कम नज़र आए। पहले बड़ी उम्र की ख़वातीन जब उम्र की बात करती थी तो ये सुनते थे, मुन्ना जब पैदा हुआ था जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। या अम्मा मेरी पैदाइश की बात करती थी तो ये कहती थी जब पाकिस्तान बना था, जब तू पैदा हुई। मगर जब हम टोंक राजस्थान से पाकिस्तान बनने के बाद शायद 1.5 साल बाद आए तो अम्मा कहती थी कि तू 2 महीने की थी जब हम सफ़र से आए। यानी मैं भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गई। हिजरत करने वालों में मेरा नाम भी आ गया और मुझे इस पर सारी ज़िंदगी फ़ख्र रहा कि हमने सिंध के रेगिस्तान में ऊँटों पर सफ़र करके सरहद पार की थी। कैसे कैसे पापड़ बेले थे हमारे बुजुर्गों ने जब पाकिस्तान वजूद में आया था, शायद हम और आप इसका तसव्वुर भी ना कर सकें। जब मुझे ये मुबारकबाद के पैगामात मिले तो खुशी भी हुई और दिल में ख्याल भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने 19वीं सदी के दरमियान में आँख खोली और अब माशाल्लाह 20वीं सदी का 20वां साल शुरू हो रहा है। ये ख्याल आया तो बहुत कुछ याद आ गया और मैंने जवाबन शुक्रिया लिखने के बाद ये लिखा कि हम वो लोग हैं कि हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जब हम दूसरी क्लास की कापी में कुछ लिखते तो काम करने से पहले तारीख डालते वक्त 1955 लिखा करते थे और आज जब लिखते हैं तो सन 2020 की तारीख डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के 65 साल बाद भी हम लिखते पढ़ते हैं और आज हमें दुनिया की तरक्की देखकर यूँ लगता है जैसे हमने पत्थर के ज़माने में आँख खोली थी। जब हिंदुस्तान से हिजरत करके लोग पाकिस्तान आए थे तो जिसको जहाँ जगह मिली समा गया। किसी को सामान से भरे हुए बड़े बड़े घर मिल गए, किसी को झोंपड़ी डालकर रहना पड़ा। मैंने जब होश संभाला तो घर में न बिजली थी, न पानी के नल थे, गैस का तो दूर दूर तक पता नहीं था। महाजरीन को लालू खेत में हुकूमत की तरफ से एक एक कमरे के क्वार्टर मिले थे जिस पर टीन की छतें थी, बाकी कुछ नहीं था। लोगों ने अपनी 90 गज की ज़मीन के अतराफ सरकुंडों की चटाइयाँ खड़ी करके बाउंड्री वाल बना ली थी। घर के एक कोने में गुसलखाना और उसके बराबर बैतुल खला यानी लेटरिन होता था। मेरे मामू अनवार अहमद साहब उन दिनों लालू खेत थाने के पहले SHO थे। उन्होंने अम्मा और खाला साहिबा से कहा कि सरकारी मकान है, पसंद कर लो, वही दिलवा दूंगा। कैसी सादगी का ज़माना था कि दोनों बहनें कहने लगी कि गली के बीच में घर दिला दूं, कोने वाले घर में चोर कूद जाएगा। लालू के डाकखाने की पहली गली के दरमियान के 2 घरों में दोनों जाकर बैठ गई और दोनों मकान उनको अलाट हो गए। मामू साहब की एक बेटी फरीदा जो बाद में अफवा कॉलेज की प्रिंसिपल भी बनी थी। मेरे बचपन का ज़माना इसी घर में गुजरा। घरों के बीच की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा था कि उसमें से हम आते जाते रहते थे। जब उस्मान भाई की मेरी और बाजी की लड़ाई हो जाती तो अम्मा एक पलंग लगाकर सरहद बंद कर देती, बल्कि इसमें रस्सी भी बांध देती थी। ये सरहद अब्बा की घर वापसी पर रात को खुलती वो खाला साहिबा की तरफ से अपनी साइकिल लेकर आते थे। हमारी खाला हमारी ताई अम्मी भी थी।
जब अम्मा और खाला अपने अपने छप्पर के बावर्ची खानों में बैठी लकड़ी के चूल्हों में आग जलाती थी तो सारे औजार हथियार साथ होते थे। चिमटा, तवा, फुकनी, करछे, बेलन। अब तो चिमटा होता है मगर फुकनी और करछे नहीं होते। चिमटा अब फुकनी लोहे का छोटा सा पाइप होता था जिससे लकड़ियां जलाते वक्त फूंके मारते थे और उनके धुएं से आंसू भी निकल आते। जब लकड़ियां गीली होती थी तो लाने वाले की शामत आ जाती थी। बच्चों को डराने के लिए उस दौर की अम्मा ये चीजें बतौर हथियार इस्तेमाल करती थी। ये और बात है कि निशाना हमेशा खता हो जाता है या जानबूझकर मिसाइल गलत आदाब पर गिराए जाते। करछे में कभी खाला से जलते हुए कोयले रखकर लाते थे। वो लंबी डंडी वाला होता था, उसके आगे एक गोल सा प्याला होता था और अम्मा जब आग जलाना होती थी तो अम्मा पहले ही जलते हुए कोयले रखती थी, फिर लकड़ियां रखकर फूकनी से फूंकती थी। सरे शाम घर में लालटेनें जलाई जाती थी। अब तो लालटेनें होटलों में रखी होती है ना, एंटीक के लिए। इनमें तेल डालना, हाँ, इनमें तेल डालना, इनके गोले साफ करना, इनकी बत्तियां कैंची से काट कर बराबर करना, ये काम भी अक्सर किया है मैंने। वो भी क्या जमाना था जब सुबह सुबह दूध वाला दरवाजे की जंजीर वाली कुंडी खटखटाता, फिर दिन के 10 बजे तक लियाकत भिश्ती आता, कमर पर पानी की मशक लादे हुए पिछली गली के सब घरों के दरवाजों के सामने टाट के भारी पर्दे पड़े रहते थे और दरवाजे सारा दिन खुले रहते थे। मजाल है जो कोई आवाज़ दिए बगैर घर के अंदर आ जाए। लियाकत भिश्ती 17-18 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके बाल हमेशा तेल से चपड़े होते थे, आंखों में सुरमे की लकीरें होती। सारा दिन साइकिल पर मशक रखे घर घर पानी डालता था। जब हमारे घर आता तो जोर से मेरा नाम लेकर पुकारता, सुरैया। और बर्तन धोने वाली बुआ मुझे सुरैया कहकर पुकारती थी। और ये भी रिकॉर्ड था कि लालू खेत के नेरंग सिनेमा या फिरदौस सिनेमा में जब कोई नई हिंदुस्तानी फिल्म लगती तो दूसरे दिन लियाकत भिश्ती सारा दिन उसी के गाने गाता रहता। जब तक कोई और नई फिल्म नहीं देख लेता उसी के गाने चलते रहते। उसका अनजान फिल्म का गाना उस दिन छुप गया निकले तारे मुझे अब तक याद है। एक हमारा धोबी था, चांद खान धोबी। अपनी गधा गाड़ी में हर हफ्ते आता और धुले हुए कपड़े देकर मेले कपड़े ले जाता। सबसे मुश्किल काम भंगी और भंगने करते थे, जो रोज के रोज लेटरिन की सफाई करते और धुलाई करके जाते थे। जब फ्लश सिस्टम नहीं थे, ना पानी की इफ़दाद थी, ना गटर लाइनें थी, लिहाजा भंगी साइकिलों पर जहाँ से गुजर जाते तो बकौल शायर खरामा खरामा मुअत्तर मुअत्तर नसीब आ रही है कि वो आ रही। जब कभी शब बारात आती तो सारे मोहल्ले पड़ोस से किस्म किस्म के रंगीन हलवे आते रहते थे। शाम तक ढेर लग जाता था। अम्मा एक तसले में ढाँक कर रखती रहती थी और हम कई दिन तक खाते रहते थे। जब तक किसी ने हमें न शिया सुन्नी से डराया था, न हलवा और 11वीं और मुहर्रम की नियाज से। तो रावी चैन ही चैन लिखता था और हम खूब दिल भर भर के खाते थे। जब रमज़ान आते तो सहरी के वक्त भले हम रोज़ा रखें ना रखें, मलीदा खाने के लालच में हम ज़रूर उठ जाते थे। जब अम्मा सहरी में गरम गरम पराठे पकाती और अब्बा एक तसले में तवे से उतरते हुए गरम पराठे पर खूब चीनी डालते, उसको तोड़ मरोड़ कर मलीदा बना लेते और उस पर दूध डालते रहते। ये लजीज मलीदा ज़िंदगी में फिर कभी नहीं खाया जो बचपन में खाते थे, क्योंकि जब सब कुछ घर में बनता था, न फेनिया न खजला। बाजार की रोटी भी शाद व नादिर आती थी। शादी ब्याह में तंदूरी रोटी और कौरमा ज़रूर पकता था। ईद की चांद रात पर मेहंदी ज़रूर लगती थी। मेरी खाला साहिबा लगाती थी और हाथों पर अखबार फाड़ कर रखती थी और हाथों पर पुराना कपड़ा बांध देती थी ताकि सोते में कपड़े और बिस्तर खराब ना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपनी मेहंदी देखते थे। कैसा जमाना होता है, सादा जमाना सारी रात नए कपड़े और जूतों का शौक सोने नहीं देता था। फिर ईद पर ईदी भी तो मिलती थी जिसका पूरे साल हम इंतजार करते थे। बकरा ईद पर मुझे याद है, पहले तो अब्बा मुझे तैयार करते थे, कंगा करते थे, फिर हम दीवान जी का बकरा ज़िबा होते देखते थे, फिर गली में और बकरे ज़िबा होते देखते। ये भी एक शौक था। इस ईद पर ईदी कम मिलती थी, उसका बहुत दुख होता था।
अम्मा एक बड़ी देगची में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती थी और उसमें साबुत लहसुन अदरक नमक भी डाल देती थी और सारा दिन जहाँ से भी गोश्त आता था उसको धो धो कर देगची में डालती रहती थी। उस दिन हमारी अय्याशी हो जाती और सारा दिन हम अपनी पसंद की बोटियाँ निकाल निकाल कर खाते रहते थे। आज भी जब कभी घर में पुलाव की यखनी चढ़ी होती है तो मैं एक दो बोटियाँ निकाल कर ज़रूर खाती हूँ और जब मुझे उस लम्हे अपने बचपन याद आ जाता है। और ये मुझसे कह रही नहीं अम्मा नहीं खाएंगे, गाय का गोश्त भी खाते थे, चुप हो जा। शादी ब्याह में तांबे की खनकारती चमचमाती देगे और ईंटों की लकड़ी के धड़ धड़ करते हुए चूल्हे जलते होते थे, रंगीन शामियाने लगते थे और दरियों और सफ़ेद सफ़ेद चांदनियों पर मेहमान बैठते थे। खाने के लिए रंगीन खूबसूरत दस्तरखान बिछाए जाते थे। कभी पुलाव जर्दा, कभी कौरमा, कभी बिरयानी और जर्दा। एक टेंट गली में लग गया और शादी वलीमा हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आज लाखों में शादियां होती है तब भी वो मज़ा नहीं आता सही बात जो इस सादगी में आता था। शायद उसकी वजह ये थी कि बरकत बहुत थी। जब मन शेर छटाक से तोला जाता था और सोना तोलने के लिए, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, 1 रुपया 4 आने का 5 सेर आटा मैं खुद राशन वाले से लाती थी। जब मन शेर छटाक से तोला जाता था और सोना तोलने के लिए तोला माशा रत्ती का हिसाब होता था। जब 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, 1 रुपया 58 दवन्नी चवन्नी और 1 आना होता था। 1 आने में 5 पैसे होते थे। सब्जी में भिंडी मटर 8 आने 4 आने शेर बिकते थे। तंदूरी रोटी पैसे 2 पैसे की होती थी। बकरी का गोश्त रुपये शेर था। जब नानी अम्मा बताती थी कि हमारे ज़माने में 2 पैसे शेर गाय का गोश्त होता था। वैसे तो हमने भी नहीं सुने बेटे। और लोग हमेशा असली की खाते थे, डालडा कोई जानता भी नहीं था। अम्मा कभी डालडा लाती, कभी मुझसे दर्जा अव्वल का घी मंगवाती थी, खुला घी मंगवाती थी। मुझे याद है एक मोटा सा काला सा मेमन दुकान में बैठा होता था और हर किसी हिसाब किताब में मसरूफ होता था। मुझे घी देकर पैसे लेता, फिर अपने काम में लग जाता। अम्मा सौदा सब्जी कभी खुद लाती थी और कभी सौदा सिर्फ दूध दही मुझसे मंगवाती थी। कभी कभी जब टाल वाले के पास लकड़ियाँ पहुँचाने के लिए कोई आदमी नहीं होता था तो मुझे टाल से 4-5 लकड़ियाँ भी उठाकर लाना पड़ती थी। जिस दिन अब्बा की छुट्टी होती थी उस दिन मेरी भी छुट्टी होती थी। उस दिन हम खाना भी बहुत अच्छा खाते थे, वरना पूरे हफ्ते अम्मा रूखी सूखी से काम चला लेती। अब्बा के लिए अलग पका कर रखती थी। अब्बा मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मुलाजिम थे और शाम को पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। जब तक वो घर आते हम कभी कभी सो भी चुके होते। अम्मा ने हमेशा बचत तो बहुत की मगर वो बचत कभी हमारे किसी काम नहीं आई। हमेशा उन लोगों ने किसी न किसी बहाने से धोखा दे दिया। उनको 2 ही शौक थे, फिल्में देखने का और नावलें पढ़ने का। चलो अम्मा के शौक ने हम सबको पढ़ाकू बना दिया। मुझे याद है हर महीने में इब्ने सफ़ी की 2 किताबें छपकर आती थी, इमरान सीरीज़ और जासूसी दुनिया। और मैं गली के नुक्कड़ पर जो मज़र लाइब्रेरी थी वहाँ से किराए पर किताबें लाती थी। किराया शायद 1 आना या 2 पैसे होता था। AR खातून, जुबैदा खातून, मसलम और नसीम मिजाजी के अलावा और भी बहुत सी किताबें बाजी और अम्मा ने पढ़ी है। मैं तो जब छोटी थी बाद में पढ़ने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब बच्चों में ये शौक़ मौजूद है जो हमें विरसे में मिला है। अब्बा कभी कभी हम सबको जिम कार्बेट की शिकार की मोटी मोटी अंग्रेज़ी किताबों को तर्जुमा करके सुनाते थे। बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाते थे और बहुत मज़ा आता था। ये शौक़ फसी में आया है। ज़ुबैर को उनको शिकार से दिलचस्पी और फसी को शिकार की किताबें तर्जुमे करने का बहुत शौक़ है। उनके अब्बा के ख़ानदान में भोपाल में सब शिकारी थे। हर घर के आगे जीप खड़ी होती थी और लोग सांबर, चीतर, हिरन, नीलगाय के शिकारी थे और आदम और शेर के शिकारी अच्छे चचा थे जिनके साथ हम लोगों ने पहली बार सन 1968 में जब रात के अंधेरे में भोपाल से सिरोंज तक का जंगल देखा था। वो इनके नाना ससुर थे, है ना। वो अपने साथ हमें शिकार खिलाने लेके गए थे। बात से बात निकलती है। इस शौक़ की बदौलत आज हम सब उर्दू अदब और शो बिज़नेस में अपने अपने तरीके पर काम कर रहे हैं। मेरी फेसबुक पर जग भी थी कुर्रतुल ऐन सबा का ख्याल, भाई सबा और फसीहुद्दीन का अदीब ऑनलाइन में डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम, जिस पर वो 2 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं और अब इंशाल्लाह इसी महीने जल्द ही इफ्तिताह हो रहा है। ज़हीरुद्दीन की एडवर्टाइजिंग कंपनी में आईडी क्रिएशन जो नए नए ख्यालात और माशरती पहलू अपने इश्तिहारात यानी एड्स में उजागर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं।
उनसे भी किसी ने पूछा था कि ये आप कैसे लिख लेते हैं, तो उसने कहा मेरी नानी से ये शौक़ मुझे मिला है। हमारा अवलीन मकसद उर्दू अदब को ज़िंदा रखना और लोगों तक पहुंचाना है, और जब मकसद अजीम हो तो बकौल अल्लामा इकबाल खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा हाफ़िज़।